गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा था कावेरी डेल्टा और उसके पास बड़े राज्यों के केंद्र बने थे, तंजावुर और बना था, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे दक्षिण भारत के चोल, चेर और इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा था। लेकिन उसमें से आपने ध्यान दिया होगा कि किसी की भी राजधानी दिल्ली नहीं रही। इसकी वजह यह थी कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर के रूप में 12वीं शताब्दी में ही बना, यानी कि महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी का मतलब 1101 के बाद बना। अब देखिए, अगर तालिका 1 पे हम नज़र डालें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि आरंभिक 12वीं शताब्दी में तोमर वंश का, राजपूत वंशों में तोमर वंश का शासनकाल था, जिसका महत्वपूर्ण शासक था अनंगपाल, जिन्होंने 1130 से 1145 तक शासन करी। उसके बाद चौहान, जिसको चाहवान वंश कहते हैं, चौहानों का शासन हो गया, जो कि 1145 से के बाद कुछ ऐसे शासक रहे जो कि जिसको आप महत्वपूर्ण शासक नहीं कह सकते तोमर वंश का। और 1165 में तोमर वंश के शासक को हरा कर चौहान वंश का शासन हुआ, और उसमें महत्वपूर्ण शासक थे चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब देखिए, पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, यानी कि तोमर अनंगपाल के, कह सकते हैं कि अनंगपाल की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे। अजमेर इस समय कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ के चौहान जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया। किसे? तोमरों को। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का, यानी कि व्यापार का बहुत बड़ा, यानी पैसे के मामले में एक कह सकते हो जैसे कि फाइनेंस के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, यानी कि दहलीवाल किसका नाम है? सिक्के का नाम है, जो कि यहाँ ढाला जाता था। 13वीं सदी के आरंभ का मतलब है 1206। ये 13वीं सदी का आरंभ ही है, क्योंकि 1201 से 13वीं सदी की शुरुआत होती है, लेकिन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र तक पर फैला था। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत पे मुख्य 5 वंशों का शासनकाल रहा, जो कि इस तरीके से है। यहाँ पे ये देखिए, पहले थे आरंभिक तुर्की शासक। तुर्कमेनिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। उसी का सेनापति था कुतुब उद्दीन ऐबक, यानी गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 1206 से 1290 के बीच में रहा। इसके प्रमुख शासक हैं पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान गयासुद्दीन बलबन अंतिम शासक रहे हैं, मुख्य अंतिम शासक रहे हैं। उसके बाद खलजी वंश की स्थापना हुई। इसमें 2 मुख्य शासक हैं, जलालुद्दीन खिलजी भी कह देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ये खलजी यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद है तुगलक वंश में 3 मुख्य शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद सैयद वंश का शासनकाल हुआ। इसमें एक ही मुख्य शासक हुए, खिजर खां। और फिर उसके बाद लोदी वंश का शासन हुआ, उसके मुख्य शासक हैं बहलोल लोदी। अगर आप इन 5 वंश को क्रम से याद करना चाहें तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो गुला खिले, यानी खी, और तो सांस लो, यानी कि स और लो। ये गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश, और सैयद वंश और लोदी वंश। इस तरीके से 5 वंश थे।
अब इसके बाद जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये प्रमुख है आपका फिरोज शाह कोटला, हौज खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली ए कुनवा और तुगलकाबाद, आलिदाबाद और हौज ए सुल्तानी। और यहीं पे दिल्ली ए कुन्हा में ही का ही नाम आज है मेहरौली। और यहीं पे है कुतुब मीनार। अब यहाँ पे आगे हम देखें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे हमें मिलती है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य का मतलब है भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन है और उसी का बहुवचन है तवारीख, जो कि फारसी भाषा का शब्द है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। और वो किस तरीके से पांडुलिपि तैयार करते थे, इसके 4 प्रमुख चरण थे। सबसे पहला चरण यह है, इसमें कागज़ तैयार इस तरीके से होता था, फिर इस पर लिखा जाता था और फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण अक्षर होते थे उसको हाईलाइटेड करने के लिए सोने के को पिघला के उस पर लगाया जाता था और फिर अंत में उसकी बाइंडिंग होती थी, जो कि यहाँ पे ये देख रहे हैं बाइंडिंग हो रही है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित यानी कि अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र की बात किया है इतिहासकार फ़ख-ए-मुदबिर ने। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। देखिए इन्होंने कैसे कड़ी जोड़ी है। ये कहा है कि अगर राजा अपना काम सैनिक के बिना नहीं चला सकते, और सैनिक कब काम करेंगे, जब उन्हें वेतन समय से मिलता रहे। और वेतन कैसे आएगा, तो जब किसान राजस्व देंगे, और किसान राजस्व कब देंगे, जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो, यानी कि उनकी उपज हो। इस तरीके से यह तभी संभव है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देंगे। यानी कि अगर बेईमान, भ्रष्ट, करप्ट प्रशासन को बढ़ावा देंगे तो फिर ये संभव नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली बातें हैं कि तवारीख के लेखक विशेषकर नगरों में रहते थे, खास करके दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम यानी कि इनाम और तारीफ पाने के लिए, इकराम का मतलब यहाँ पे है तारीफ पाने के लिए, की आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है जन्म के विशेष वंश में जन्म लेने के कारण विशेषाधिकार प्राप्त होना, और लिंग भेद यानी कि स्त्री से हमेशा पुरुष श्रेष्ठ है, ऐसी विचारधारा। सामाजिक आधार पर शरीर रचना संबंधी अंतर जो होता है उसे लिंग भेद कहते हैं। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब इसी का एक उदाहरण यहाँ पे ये देखिए कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जब सिंहासन पर बैठी, तो इस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। इसलिए वह 1236 से सिर्फ 4 ही साल यानी 1240 तक ही गद्दी पे बैठे रहे। 4 साल में उसे गद्दी से सिंहासन से हटा दिया गया, ये एक छोटी सोच के कारण। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज क्या लिखता है? मिन्हाज ये लिखता है कि ईश्वर यानी कि अल्लाह ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन के विरुद्ध, रानी का सिंहासन पर बैठना वह इस व्यवस्था के खिलाफ जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया, यानी कि उस पर लिखवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी
आधुनिक आंध्र प्रदेश यानी कि इस समय जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की जो शासिका थी वहाँ पे वारंगल क्षेत्र की जो शासिका थी, काकतीय वंश एक राज्य था। इस वंश की रानी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से 1289 के बीच में शासिका रही, उसके व्यवहार रजिया का व्यवहार से बिल्कुल ही अलग था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा जो कि 980 से 1003 तक शासन काल में रही। उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। इस तरीके से हमने ये देखा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो अभी के लिए फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।